नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम वंदे भारत करंट अफेयर्स में 13 सितंबर के जो भी टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो पिछले क्वेश्चनों पिछली क्लास में हमने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, उनके जवाब आप दे रहे हो। इसी तरह से इस वाली क्लास में भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासों का ये दौर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम आपसे क्वेश्चनों का जो लेवल प्लस आपकी संख्या, जो क्वेश्चन ज़्यादा पहुंचने की आगे ये रीति अपनाएंगे, जिससे आपके पिछले जो क्वेश्चन है या पिछले जो करंट अफेयर्स है वो भी क्लियर रहे, आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये है, हमने पढ़ा हुआ है, तो उनका रिवीजन भी होता रहे। तो उसी को आधार बनाकर हमने ये नया तरीका अपनाया है कि हम जैसे ही डेली क्लास हो रही है तो पिछली जो करंट की क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में से हम आपसे पुटअप करेंगे, ताकि आप उनका रिवीजन भी कर सके और उनका आंसर भी दे सकते हो। तो आज की वंदे भारत करंट अफेयर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, ये कह रहा है हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने सीमा सड़क संगठन की बात हो रही है यहाँ पे, ने किस राज्य में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है। यानी भारत सरकार ने अभी दुनिया का सबसे हाइट की बात कर रहे हैं, तो क्या लड़ाकू सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है वो भारत के अंदर, और तो वो किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप बिल्कुल देखिए, कमेंट करके बताइए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्या है, लद्दाख। लद्दाख है, और ये लद्दाख के अंदर ये बनाया जाएगा। और आपको पता ही है लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और अब देखिए इसके अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा होगा वो यहाँ पे विकसित किया जाएगा भारत सरकार की ओर से, क्योंकि भारत का ही यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे सीमा संगठन के द्वारा ये बनाया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये लद्दाख के अंदर न्यूमा स्थान है। न्यूमा स्थान पर यहाँ पे ये हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इस हवाई अड्डे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 4180 मीटर। कितनी होगी? 4180 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और इसकी ऊंचाई के साथ में ही ये बनने के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। ये इसकी जो जो इसका जो उद्घाटन किया जाएगा, या अभी जो बात करते हैं हम, जो आधारशिला की बात करते हैं, इसकी जो आधारशिला है वो, यानी मुहूर्त कह सकते हैं हम अपनी भाषा में, आधारशिला है वो रक्षा मंत्री द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है अपने भारत का? कमेंट करके बताइए, रक्षा मंत्री कौन है भारत का? बिल्कुल जी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने इसकी आधारशिला रखी है। और ये रखी है कब? 12 सितंबर को। कब रखी है भाई? 12 सितंबर को रखी है। और ये कहाँ पे रखी है, मैं भी ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। ये है जम्मू के अंदर। जम्मू के अंदर देवल, जो देवल पुल है, देवल पुल है, इस देवल पुल पे रखी गई है भाई। कहाँ पे रखी गई है? देवल पुल पे रखी गई है। अब आपको देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सड़क सुरक्षा संगठन, ये सीमा सड़क संगठन की बात करता हूँ, BRO। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आज का पहला क्वेश्चन है कि BRO का जो महानिदेशक है उसका नाम क्या है? महानिदेशक का आपको नाम बताना है। भारत के BRO के महानिदेशक का नाम आपको बताना है। लेफ्टिनेंट जनरल है वो आपको नाम बताना है। और BRO की बात करता हूं मैं यहाँ पे। BRO की जो स्थापना है वो हुई थी भाई 1960 के अंदर। कब हुई थी?
1960 के अंदर ये इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसका जो न्याय वो है मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है भाई। ये आपको बात बतानी है कि बात कर रहे हैं कि सड़क जो सीमा सड़क संगठन है उसके द्वारा भारत के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा क्या बनाया जाएगा? लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 4180 मीटर के अंदर। कहाँ पे बनाया जाएगा? लद्दाख के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है ना। और इसकी स्थापना की बात करते तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। इसमें आपको यह पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि BRO का जो महानिदेशक है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या है? वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है भाई? देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए दिया गया है, या पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और ये वैज्ञानिकों को दिया जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये जो पुरस्कार है वो 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है भाई। 45 वर्ष से कम आयु के जो वैज्ञानिक होते हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार है ना अभी 2 साल के अंतराल में दिए जा रहे हैं, यानी कि 2 साल पहले 2 साल पहले दिया गया है, अब 2 साल में दिए जाते हैं। ये आपको बात रखनी है दूसरी। अब बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो 7 कैटेगरी में दिए जाते हैं। 7 विभागों की बात कर सकते हैं, 7 कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं। किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक तो भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। भौतिक विज्ञान के बाद आ गई तो रसायन विज्ञान की भी यहाँ पे बात करते थे। रसायन विज्ञान में भी ये दिए जाते हैं। रसायन विज्ञान आ गई तो मैथ गणित में भी ये दिए जाते हैं भाई। ये गणित के अंदर भी दिए जाते हैं। ये इंजीनियरिंग में भी दिए जाते हैं। कहाँ पे दिए जाते हैं? इंजीनियरिंग में भी ये दिए जाते हैं भाई। ये चिकित्सा क्षेत्र में भी दिए जाते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। और चिकित्सा क्षेत्र के बाद की बात करते हैं हम, तो ये जीव की बात कर रहे हैं, तो जीव विज्ञान में भी ये दिए जाते हैं, जीव विज्ञान में भी दिए जाते हैं। और एक दिया जाता है ये पृथ्वी विज्ञान में, पृथ्वी विज्ञान के अंदर, पृथ्वी विज्ञान के अंदर की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो कौन सा शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार दिया जाता है, ये 45 वर्ष से कम उम्र के जो वैज्ञानिक होते हैं उनको दिए जाते हैं। और ये 2 साल के अंतराल में दिए जाते हैं। और ये 7 कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी हो गई? भौतिक विज्ञान हो गई, रसायन विज्ञान हो गई, मैथ गणित हो गई, जीव विज्ञान हो गई, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में, और पृथ्वी विज्ञान के अंदर ये दिए जाते हैं। तो हाल ही के अंदर ये जो चयन किया गया है कितने का? 12 वैज्ञानिकों का किया गया है भाई चयन। कितने वैज्ञानिकों का किया गया है? 12 वैज्ञानिकों का किया गया है, जिसके अंदर ये 45 वर्ष की कम उम्र के वैज्ञानिक होंगे। और ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको दिया जाएगा। इसके अंदर इनको 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और दिया जाएगा प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र इनको दिया जाएगा। तो ये 45 वर्ष से कम उम्र के होंगे और ये 7 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ये आपके सामने है कौन कौन सी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और इस पुरस्कार के साथ में इनको 5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। यहाँ की बात आ गई। अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को BIBGC का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। तो ये देखिए, ये बात कर रहे हैं, यह है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर ये रेलवे स्टेशन है, इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। इनके अंदर क्या कारण से दिया गया है? ये दिया गया है पर्यावरण
पर्यावरण की बात कर रहे हैं। पर्यावरण मानकों में सुधार व यात्रियों को पर्यावरण का अनुभव कराने के लिए पर्यावरण का अनुभव कराने की सेवा प्रदान करने हेतु इसलिए ये सर्टिफिकेट दिया गया है। विजयवाड़ा है रेलवे स्टेशन है, और ये विजयवाड़ा कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आंध्र प्रदेश में ये क्या रीज़न है इसका कि पर्यावरण मानकों को सुधार किया है इस रेलवे स्टेशन। साथ ही यात्रियों को पर्यावरण का अनुभव कराने के लिए जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उसके लिए ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया है, इस रेलवे स्टेशन को दिया गया है। यहाँ का दूसरा आज का सवाल आपके सामने आया है कि IBG का फुल फॉर्म क्या है? IBGC की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। ये आपका क्वेश्चन है दूसरा आज का। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है आज का, हाल ही में ISAWU अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 है भाई, यहाँ पे 2023 करना का किस देश ने जीता है? 2023 का जो कौन सा है ISAWF अंडर 16 का जो चैंपियनशिप हुई थी 2023, ये किस देश ने जीती है? तो ये जीती है भाई भारत ने। किसने जीती है? भारत ने जीती है। ये भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है भाई। कितने से? 2-0 से हराया है। और भारत ने ये अंडर 16 की बात कर रहे हैं भाई। भारत ने 5वीं बार, कितनी बार? 5वीं बार ये चैंपियनशिप जीती है। अंडर 16 के जो टीम है उन्होंने ये चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? 5वीं बार जीती है। और पुरुषों की जो अपनी टीम है, पुरुषों की टीम ने भी 2003 चैंपियनशिप ये जीती है। 2023 की जो चैंपियनशिप है ये जीती है। साथ ही मैं बात कर देता हूँ महिला चैंपियनशिप की बात करता। महिला में 2023 की जो ये चैंपियनशिप है ये बांग्लादेश ने जीती है भाई। किसने जीती है? बांग्लादेश ने जीती है ये। तो 2000 महिला की बात करते हैं तो ये 2023 की ये चैंपियनशिप 2023 की जो चैंपियनशिप है ये बांग्लादेश ने जीती है। अंडर 16 की बात करते हैं तो भारत ने जीती है। भारत ने ये कितनी बार जीत ली है? 5वीं बार जीत ली है। साथ ही पुरुषों की जो टीम है, अपनी मेन मुख्य टीम है, उसने भी 2023 की ये चैंपियनशिप जीती है। ये आपका क्वेश्चन है आज का। आगे का क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये आ रहा, हाल ही में राजस्थान मिशन 2030 के लिए किस ऐप के माध्यम से फेस टू फेस सर्वे का कार्य 25 सितंबर तक किया जाएगा भाई? 25 सितंबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का ये सपना, अभी जो मिशन चला रहे हैं 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं 2030 का जो राजस्थान, सपनों का जो राजस्थान होगा वो कैसा होगा, इसके लिए वो सर्वे करवा रहे हैं वो सपनों के राजस्थान के यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी ने क्या किया, 2030 के अंदर जो राजस्थान कैसा होगा उसके लिए सर्वे करवा रहे हैं। उसके लिए एक ऐप लॉन्च की है। तो वो किस ऐप के द्वारा बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये वो जो ऐप है अपने पास वो है जन कल्याण ऐप के माध्यम से ये पेज टू पेज क्या कर रहे हैं, फिजिकली बात, भौतिक रूप से ये क्या कर रहे हैं भाई, लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि सपनों का जो राजस्थान होगा उसके बारे में आप अपने सुझाव देते हो, उसमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में ये ऐप लॉन्च की है। तो देखिए सर्वे के लिए बात करते हैं। इस सर्वे के लिए 6205 ऐप 5 सर्वे बनवाए गए हैं। यहाँ पे सर्वेर बनवाए गए हैं। कितने? 6205 सर्वेर बनाए गए हैं जिसमें निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें राजस्थान मिशन 2030 के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस ऐप के ऊपर। और यहाँ पे पूछा जा रहा, सुझाव लिया जा रहा है यहाँ पे भाई इस ऐप के। एक मिनट, सुझाव है सपनों का राजस्थान, सपनों का
राजस्थान के अंदर अपना सपनों का जो राजस्थान है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में जनता से ये क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। फेस टू फेस या भौतिक रूप से पूछ रहे हैं। कितने लोगों से पूछने की बात कर रहे हैं? ये 1 करोड़ लोगों से। कितने? 1 करोड़ लोगों से सुझाव की बात कर रहे हैं। ये सुझाव की बात ये कर रहे हैं किस ऐप के माध्यम से? जन कल्याण ऐप के माध्यम से। किससे? जन कल्याण ऐप के माध्यम से ये सर्वे हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है। और किस बारे में पूछ रहे हैं भाई? सपनों का राजस्थान कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान के बस्सी जयपुर में 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया? कब किया गया है भाई? ये राज्य वन महोत्सव की बात कर रहे हैं। तो ये किया गया है 11 सितंबर को। कब किया गया है? 11 सितंबर 2023 को किया गया है। अब एक बात बताइए, आप वन महोत्सव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक बात और करने चाह रहे हैं कि वन व पर्यावरण जो मंत्री है अपने, वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? मंत्री कौन है? यहां तक कि आपकी बात में सामने आ रही है। दूसरी बात मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो मंत्री जी है, नाम आपको बताना है। वन और पर्यावरण मंत्री कौन है राजस्थान के, वो नाम आपको बताने हैं। और इन मंत्री जी ने 11 सितंबर को क्या किया? कानोता, कानोता में, कानोता नर्सरी है वहां पे कानोता में पीपल का पेड़ लगा के बने, पीपल का पेड़ लगाकर इस वन महोत्सव का प्रारंभ किया है। किसके द्वारा? वन व पर्यावरण मंत्री के द्वारा। यह आपको बताना है। वैसे मैं बता देता हूं, यहाँ पे ये है हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी। हाँ, एक बात और भाई, पिछली क्लास में मैंने आपसे ये पूछा था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्री है वो कौन है। तो कुछ बच्चों ने है ना मेघवाल दिया है उसका आंसर, तो वो गलत है भाई, वो नहीं है। टीकाराम जूली है ये, टीकाराम जूली है ये, ध्यान रखना आपको। गलत आंसर न दो भाई, पूछ लिया करो हो तो। कानोता में पीपल का पेड़ लगाकर ये क्या किया है भाई? वन महोत्सव का उद्घाटन किया है। साथ ही यहाँ पे राजस्थान वन नीति की बात करते हैं। 2023 को भी लागू किया है भाई। किसको किया है? 2023 को भी यहाँ पे लागू किया है। पिछली बार की बात करते हैं, पहले एक योजना चलाई गई है जिसमें घर घर में पेड़ पौधे देने की, तुलसी का पेड़ देने की बात करते, 5 करोड़ पेड़ बांटने की बात हुई थी भाई, वितरण करने की बात हुई थी। 5 करोड़ पेड़ वितरण। इसके तहत 3 करोड़ पौधे बांटे जा चुके हैं। वितरण किए जा चुके हैं। कितने? 3 करोड़ पौधे वितरित किए जा चुके हैं। तो ध्यान रखना है आपको। 74वां जो बस्सी जयपुर के अंदर है वहां पे ये वन महोत्सव हुआ है, जिसके अंदर इसके मंत्री हेमाराम चौधरी ने कानोता नर्सरी के अंदर पीपल का पेड़ लगाकर क्या किया है भाई? इस वन महोत्सव का उद्घाटन किया है। और साथ ही राजस्थान वन नीति 2023 भी यहाँ पे लागू की गई है। आगे का सवाल देखिए क्या कहता है। आगे का सवाल है आज का, क्या कह रहा है? ये कह रहा है राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को आमजन के लिए कब से खोला जाएगा? देखिए भाई, विधानसभा के अंदर डिजिटल म्यूजियम है या बात करते म्यूजियम है, उसके अंदर जनता के लिए कब खोला जाए? जनता जाकर वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं राजस्थान के बारे में जो बताई गई है उसको कब देख सकते हैं, ये कब से ओपन होगा, उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये 15 सितंबर से होगा भाई। कब से? 15 सितंबर से 2023 से ये म्यूजियम, ये क्या करें, संग्रहालय है जो इसको खोला जाएगा जनता के लिए, जनता के लिए खोला जाएगा, जनता के लिए जाएगा। और ये कैसा होगा? निःशुल्क होगा भाई, निःशुल्क होगा। और इसका जो साप्ताहिक जो अवकाश होगा
वो शनिवार होगा। जैसे अपन रविवार की छुट्टी होती है, वैसे ही यहाँ पे जो म्यूजियम के अंदर जो छुट्टी होगी या अवकाश रहेगा वो कब रहेगा? शनिवार के दिन रहेगा। और ये किसकी पहल से हुआ है? जो विधानसभा अध्यक्ष है अपने, कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी की पहल से हुआ है भाई। सीपी जोशी ने ये सुझाव दिया है, इसके तहत ये 15 सितंबर को ये संग्रहालय खोला जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान के निर्माण व राजनीतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करेंगे। या हम कह सकते हैं कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी जो भी कहानियां हैं वो इस संग्रहालय के अंदर दिखाई जाएगी। साथ में राजस्थान की राजनीति के बारे में कैसी कैसी चीज़ें हुई है उसके बारे में इस संग्रहालय के अंदर दिखाई जाएगी। और ये आम जनता के लिए निःशुल्क होगी, इसके लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है। साथ ही में इसका साप्ताहिक जो अवकाश रहेगा वो शनिवार के दिन रहेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी द्वारा राजस्थान में पेशेवर स्तर की लीग वाचो कराटे लीग 2 सीजन 2002 में पहली ट्रॉफी किस टीम की जगह किस, ये हटा दो भाई, किस टीम को मिली है? किस टीम को मिली है भाई? ये टाइप गलत हो गया भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, टाइपर भी इंसान ही है। यहाँ तक की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी के द्वारा जो कराटे की वाचो कराटे का सीजन 2 है वो राजस्थान के अंदर हुआ है भाई। और ये हुआ है 9 से 11 सितंबर के टाइम में हुआ है। और ये हुआ है भारत के कहाँ पे? राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम है, एसएम एस स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो पहली ट्रॉफी है, पहली ट्रॉफी मिली है भाई राजस्थान को। किसको मिली है? राजस्थान को पहली ट्रॉफी मिली है इसके अंदर। दूसरी बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट, दूसरी जो ट्रॉफी मिली है वो मिली है यहाँ पे मध्य प्रदेश को। किसको मिली है भाई? मध्य प्रदेश को दूसरी ट्रॉफी मिली है। और तीसरी ट्रॉफी मिली है झारखंड, यहाँ पे दिया भी हुआ भी है, झारखंड को 3 ट्रॉफियां मिली है। पहली ट्रॉफी आपके राजस्थान को मिली है, दूसरी ट्रॉफी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को मिली है, और तीसरी ट्रॉफी किसको मिली है? झारखंड को मिली है। यह प्रतियोगिता राजस्थान में लगातार दूसरी बार हुई है भाई, लगातार दूसरी बार हुई है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर की बात कर रहे हैं, ये लगातार दूसरी बार हुई है। इसके अंदर क्या होता है देखिए, इसके अंदर 4 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं या लड़कियां कह सकते हैं, बालिकाएं भाग लेती है। और लगभग कितनी कैटेगरी में? 23 श्रेणियों में। यानी कि कितनी श्रेणियों में, यानी कैटेगरी की बात करते हैं तो 23 कैटेगरी के खेल होते हैं, जिसके अंदर 4 साल से लेकर 18 साल तक के जो बालक बालिकाएं हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो इसके अंदर भाग लेते हैं। और देखिए ये लगातार दूसरी बार राजस्थान में हुआ है। और पहला जो ट्रॉफी मिली है वो राजस्थान को मिली है, दूसरी ट्रॉफी मध्य प्रदेश को और तीसरी झारखंड को। साथ ही में यहाँ पे एक बात बता दूं, इसके अंदर लगभग 3000 खिलाड़ी कह सकते हैं हम, खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 3000। और यहाँ पे 4 साल से लेकर 18 साल के जो भी बालक बालिकाएं हैं वो इस खेल में भाग ले सकते हैं कराटे के अंदर। और 23 कैटेगरी है इसके अंदर अंदर अलग अलग तरीके से। तो इसके अंदर पहला जो ट्रॉफी मिली है वो किसको मिली है भाई? राजस्थान को मिली है। आगे का क्वेश्चन देखिए, आज के आगे का क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा किस समाज के लिए राजस्थान राज्य श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है? धरणीधर कल्याण बोर्ड का किया गया है। तो देखिए पिछले वाली क्लास में भी मैंने देखा पटेल बोर्ड का गठन किया गया था, पटेल समुदाय के लिए, उसमें भी कुछ जोड़ा गया था। इसी प्रकार सरकार एक और बोर्ड का गठन कर रही है। कौन सा बोर्ड है ये? श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड। ये किस समाज के लिए किया गया है? तो ये किया गया है धाकड़ समाज के लिए। किसके लिए? धाकड़ समाज के लिए, धाकड़
समाज के लिए ये बोर्ड का गठन किया गया है और राज्य सरकार ने ये अनुमति दे दी गई है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई, देखिए आराम से आपको ना जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आराम से आंसर देना है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने देखा था, कुछ कमेंट मैंने देखे थे, तो किसी बच्चे ने गलत आंसर दिया है। तो गलत आंसर ना दे, आराम से सोच समझ कर दे। तो ये जो ये बोर्ड का गठन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसका क्या किया जाएगा? विभाग द्वारा गठन किया जाएगा। अब आपका इसका जो मंत्री की बात करते हैं तो वो मंत्री है भाई टीकाराम जूली। पिछली क्लास में किसी ने आंसर भंवरलाल मेघवाल कुछ ऐसा आंसर दिया है भाई, तो वो आंसर नहीं है। तो ये देखिए श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का जो गठन हो रहा है वो किस समाज के लिए हो रहा है? धाकड़ समाज के लिए हो रहा है। किसके द्वारा? राज्य सरकार ने तो ये अनुमति दे दी है। और इसका गठन की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा की जाएगी। इसके अंदर समाज के कल्याण के कार्यों के लिए सुझाव दिए जाएंगे, साथ ही समाज के जो बच्चे हैं स्टूडेंट उनके शिक्षा के बारे में चर्चा की जाएगी, रोजगार के बारे में जो उनकी है ये सुझाव देंगे। ये बोर्ड है, इसके अंदर ये क्या देंगे? सुझाव देंगे भाई। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। राजस्थान में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में मैनुअली रिक्शा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? भाई मैनुअली जो रिक्शा है ईंधन वाला, उस पर रोक लगा दी गई है। और ई रिक्शा यानी कि इलेक्ट्रिकल यानी कि लाइट से चलने वाले रिक्शे की क्या की गई है? शुरुआत की गई है भाई। किसकी शुरुआत की गई है? लाइट से। तो ये किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो मैन्युअली जो रिक्शा है उसको ये क्या करते हैं भाई, इस उद्यान के अंदर भ्रमण करने के लिए जो जो पर्यटन जाते हैं उनको बिठा के इस अभ्यारण्य के अंदर घुमाते हैं, उद्यान के अंदर। तो पहले कौन सा हुआ था भाई? मैनुअल रिक्शा था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब इलेक्ट्रिकल ये बात करते हैं, ई रिक्शा की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल रिक्शा की बात करते हैं, उसको चालू किया गया है। इस पर बैठ के अब जो यहाँ के पर्यटन आ रहे हैं वो यहाँ पे भ्रमण कर सकेंगे। अब देखिए केवलादेव कहाँ पे है भाई? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वो राजस्थान के किस जिले में है? ये आपको आंसर देना है। दूसरी बात देखो, यहाँ ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है भाई। साइबेरियन सारस यहाँ पे बिल्कुल विचरण करने आते हैं। इसके लिए ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये इसके लिए फेमस है। आपको ये आज का फिर के एक क्वेश्चन और है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले के अंदर है? आज का ये क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, उसका आपको कमेंट में आंसर देने हैं। बिल्कुल सोच समझ के पढ़ के आराम से इसका आंसर दे, गलत आंसर ना दे। नहीं हो तो आप पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक जुड़े रहिए दिशा ई-राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और देखते रहिए वंदे भारत करंट अफेयर्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, ताकि हम आपके सामने ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए जिससे आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिले और आपको सफलता मिले। धन्यवाद।